फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है समकालीन दक्षिण एशिया और आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में और नेपाल के बारे में कि उन दोनों इलाकों में, उन दोनों देशों में लोकतंत्र किस तरह से स्थापित हुआ, किस तरह से वहाँ पे लोकतंत्र आया और इन दोनों देशों के भारत के साथ कैसे संबंध है। आज हम इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा बांग्लादेश में लोकतंत्र। जैसा कि मैंने आपको इसकी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पहले बांग्लादेश था ही नहीं, पहले वो क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। तो अब ये बांग्लादेश कैसे बना, एक देश के रूप में कैसे उभर कर आया, सबसे पहले हम इसको समझने वाले हैं। क्योंकि 1947 से लेकर 1971 तक ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। तो इसमें हम समझेंगे कि पहले बांग्लादेश बना कैसे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के दो टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। और वो भी दो टुकड़े किस आधार पर हुए थे, धर्म के आधार पर, कि जहाँ मुसलमान ज़्यादा है वो हो गया पाकिस्तान और जहाँ हिंदू ज़्यादा है वो हो गया भारत। और ऐसे दो इलाके थे जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे, एक पूरा पूर्व की ओर था और एक पश्चिम की ओर था। उन दोनों को ही पाकिस्तान कहा गया, एक को पूर्वी पाकिस्तान और दूसरे को पश्चिमी पाकिस्तान। और इन दोनों को मिला के एक पूरा पाकिस्तान बनता था। एक था पूर्व की ओर पूर्वी पाकिस्तान, जो आज के टाइम में है बांग्लादेश। हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान सबसे पहले बांग्लादेश कैसे बना, और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था और वहाँ पे उर्दू भाषा लादी जा रही थी यहाँ के लोगों पर। और यहाँ की जो बंगाली संस्कृति थी, मैं अभी बात कर रही हूँ पूर्वी पाकिस्तान की, यहाँ की जो बंगाली संस्कृति थी और बंगाली जो भाषा थी, वहाँ के रीति रिवाज थे, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही थी। ये यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके ऊपर उर्दू भाषा लादी जा रही है, यहाँ की बंगाली भाषा, बंगाली संस्कृति को इतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे जन संघर्ष आंदोलन चलने शुरू हो गए और उसका नेतृत्व किया शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने इसका नेतृत्व किया और साथ ही साथ उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता की भी मांग की। और फिर हुए 1970 में चुनाव। जब 1970 में चुनाव हुए तो जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी अवामी लीग, उसे पूर्वी पाकिस्तान में सारी की सारी सीटें मिल गई। यानी पूर्वी पाकिस्तान में जितनी भी सीटें थी वो सारी की सारी किसको मिल गई, अवामी लीग को मिल गई, जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी। तो जब उन्हें पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें मिल गई तो उन्हें पूरे पाकिस्तान में, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये संयुक्त रूप से पूरा पाकिस्तान हुआ। पूरे पाकिस्तान में संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। लेकिन हुआ क्या था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहाँ पे कुछ नेताओं का दबदबा था और वो नहीं चाहते थे कि जो पूर्वी पाकिस्तान है उसकी सरकार बने, उसे ज़्यादा बहुमत मिले। इस कारण से उन्होंने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया। जब शेख मुजीबुर रहमान को उन्होंने गिरफ्तार कर दिया तो यहाँ पे आंदोलन चल रहे थे, विद्रोह चल रहे थे। तो हुआ क्या था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे याहिया खान ने सत्ता अपने हाथ में ली हुई थी। उस टाइम में यहाँ सैनिक शासन था याहिया खान का, उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली हुई थी। तो याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेज दी विद्रोह को दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए। बहुत सारे लोग उस सेना के हाथों मारे भी गए और बहुत सारे लोग भारत की तरफ अपनी जान बचाकर आने लगे। अब भारत के सामने शरणार्थियों की एक समस्या खड़ी हुई थी कि बहुत सारे जो लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान से भाग कर भारत में आ रहे थे और वैसे भी भारत की बहुत सारी जनसंख्या है और ऊपर से बाहर से और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भारत ने सोचा कि इसमें हमें इंटरफेयर करना चाहिए, इसमें भी हमें कदम उठाना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए भी एक समस्या आ जाएगी। तो भारत ने अपनी सेना भेजी पूर्वी पाकिस्तान में ताकि जो याहिया खान की सेना है उससे जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। जब उन्हें बचाने के लिए गए तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, भारत पाक युद्ध।
वो हुआ था 1971 में। वो बांग्लादेश संकट के समय ही भारत का युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि भारत और पाकिस्तान के 3 युद्ध हुए थे, उनमें से ये वाला भी एक युद्ध था, जिसमें हुआ क्या था कि जो पाकिस्तान की सेना थी उसने आत्मसमर्पण कर दिया था और साथ में बांग्लादेश नाम का एक नया देश बनकर उभरा था भारत की सहायता से। तो भारत ने इसको देश बनाने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो हमने इसमें पढ़ लिया है। तो इस तरह से जो बांग्लादेश था उसका निर्माण हुआ था। पहले वो क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। अब हम चलते हैं, अब इसमें से बांग्लादेश क्या हुआ, अब आज़ाद हो गया, एक नया देश बन चुका है। अब बांग्लादेश में क्या हुआ कि वहाँ पे संविधान बनाया गया, बांग्लादेश ने खुद को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक साम्यवाद देश घोषित कर दिया और वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी काम करने लगी, उसको सारी सीटें मिल चुकी थी और वो सत्ता आराम से चला रही थी। तो 1975 में क्या हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान ने एक चालाकी की। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, संविधान में थोड़ा संशोधन कर दिया और संसदीय प्रणाली की जगह उन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली कर दिया। संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली कर दिया और अपनी पार्टी, इनकी पार्टी कौन सी थी, अवामी लीग थी, अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी सारी पार्टी थी उसको समाप्त कर दिया, उसको अवैध कर दिया और उस सभी को हटा दिया। भी यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है अवामी लीग। तो ये बात यहाँ की सेना को अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने ऐसी चालाकी क्यों किया है, तो उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और इनकी हत्या कर दी। शेख मुजीबुर रहमान की उन्होंने हत्या कर दी और फिर उसके बाद में आए शेख जियाउर रहमान। जियाउर रहमान ने अपनी एक पार्टी बनाई, वो थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई बांग्लादेश नेशनल पार्टी और 1979 के चुनाव में ये जीत भी चुकी थी, लेकिन बाद में जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई। और उसके बाद में यहाँ पे आया सैनिक शासन। सैनिक शासन किसका आया, जनरल HM इरशाद का। जनरल HM इरशाद का यहाँ पे आया सैनिक शासन और उन्होंने जल्द ही अपने आप को जो राष्ट्रपति होता है उसके रूप में घोषित कर दिया और राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने खुद को विराजमान कर दिया। और जनता की इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया, जनता का बहुत ज़्यादा विरोध इन्होंने सहा और इस कारण से जनता के विरोध को थोड़ा शांत करने के लिए इन्होंने थोड़ी छूट भी दे दी। इन्होंने सोचा कि अगर मैं जनता को थोड़ी छूट दे दूंगा तो शायद वो शांत हो जाए। छात्र थे वो इसमें बहुत ज़्यादा आगे उभर कर आए थे, छात्रों ने बहुत ज़्यादा इसमें विद्रोह किया था। और उसके बाद में क्या हुआ था, 1990 में विद्रोह के कारण, यानी जनता जो इनका विरोध कर रही थी उसके कारण इनको अपना पद त्यागना पड़ा और 1991 से यहाँ पे अब तक लोकतंत्र चला आ रहा है। यानी कि किस तरह से जनता को अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पे सैनिक शासन होना चाहिए। सैनिक शासन आया जरूर था लेकिन जनता ने उसका विद्रोह किया और विरोध किया, इस कारण से वो सैनिक शासन वहाँ पे ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया और अब से लेकर वहाँ यहाँ तक अब लोकतंत्र ही चला आ रहा है। यानी जनता में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब हम पढ़ेंगे बांग्लादेश और भारत के संबंध। वैसे तो बांग्लादेश और भारत के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों पर मतभेद हो ही जाते हैं। जैसे कि पहली बात है नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद। नदी जल को लेकर मतभेद है थोड़ा। कौन सी नदी को, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बंटवारे के लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में थोड़े मतभेद है, क्योंकि इसके बंटवारे को लेकर अक्सर मतभेद रहते ही हैं। जैसा कि हमने देखा था कि सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में भी मतभेद थे और विश्व बैंक ने उनके बीच में सिंधु जल समझौता भी करवाया था। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में भी नदी जल को लेकर मतभेद है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर। और सेकंड पॉइंट ये आता है कि अवैध आप्रवास।
ये भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या है। बांग्लादेश से बहुत सारे प्रवासी भारत की तरफ आ रहे हैं, तो भारत की तो ऑलरेडी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ऊपर से बांग्लादेश से भी आए जा रहे हैं, तो भारत को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इतने सारे प्रवासियों को वो कहाँ संभाले, इतने सारे यहाँ प्रवासियों के कहाँ से वो शरण देगा, इसलिए भारत के सामने बहुत सारी समस्या आ रही है। और उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो ये है प्राकृतिक गैस का निर्यात नहीं। अब भारत कहता है कि बांग्लादेश के पास जब प्राकृतिक गैस है तो वो भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात क्यों नहीं कर रहा है। उसको प्राकृतिक गैस का भारत को निर्यात करना चाहिए, भारत को देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहा है बांग्लादेश। और जो फोर्थ पॉइंट है वो भारत का ये कहना है कि पूर्वोत्तर के राज्य में भारत की सेना को बांग्लादेश अपने इलाके से होकर नहीं जाने देता है। अभी मैं आपको एक चीज़ द्वारा समझाती हूँ। भारत का अगर उधर वाली साइड से यानी बांग्लादेश वाली साइड से मैप देखेंगे तो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है वो मैप। समझा देती हूँ मैं आपको। ये है छोटा सा सिक्किम और ये है 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहनों के राज्य, आप समझ ही गए होंगे। और ये वाली चीज़ है यहाँ पे, ये जो मैं कलर कर रही हूँ ये है बांग्लादेश। अब भारत का ये कहना है कि भारत की जब सेना को पूर्वोत्तर के राज्य यानी इस वाले राज्य में जाना होता है तो वो बांग्लादेश अपने स्थान से जगह नहीं देता है, भारत को अपने इलाके से नहीं जाने देता है। भारत को यहाँ से इधर जाना है और वो बांग्लादेश के बीच में से जाएगा या फिर उसे यहाँ से होके जाना पड़ेगा। तो जब वो बांग्लादेश के बीच में से जाता है तो बांग्लादेश उसे स्थान नहीं देता है, उसे नहीं जाने देता। ये भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या है और भारत इससे खुश भी नहीं है कि बांग्लादेश क्यों नहीं इलाका देता है मुझे पूर्वोत्तर के राज्यों तक जाने के लिए। तो इस तरह से भारत के थोड़े मनमुटाव है, भारत की कुछ समस्याएं बांग्लादेश को लेकर। ऐसा ही नहीं है कि भारत ही नाराज है, बांग्लादेश की भी नाराजगी है भारत के साथ। अब नाराजगी होते तो दो तरफ से होती, सिर्फ अकेला एक जना नाराज रहेगा और दूसरा नहीं रहेगा, तो ऐसे थोड़ा ना चलता है। दोनों नाराज होते हैं तो ही बात आगे बढ़ती है। तो अब बांग्लादेश की भी कुछ नाराजगी है भारत को लेकर। बांग्लादेश का कहना है कि वो नदी जल के बंटवारे को लेकर दादागिरी करता है और साथ में जो व्यापार है या फिर प्राकृतिक गैस का निर्यात है उसमें सेंधमारी करता है। इस कारण से उसके साथ जो प्राकृतिक गैस का निर्यात है वो नहीं करता है। लेकिन फिर भी अब हमने पढ़े इनके मतभेद के बारे में कि दोनों में मनमुटाव चल रहे हैं, लेकिन कुछ बातों को लेकर इनमें समझौता भी है और साथ में कुछ दोस्ती भरा रिश्ता भी है। जैसे कि भारत की 2 नीति है, एक लुक ईस्ट और दूसरी है एक्ट ईस्ट। ये 2014 से है। ये पूर्वोत्तर के ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं उनके साथ संपर्क साधने की नीति है एक्ट ईस्ट। 2014 से है ये। उन दोनों नीतियों के यानी कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट दोनों नीतियों में ही बांग्लादेश भारत के अंतर्गत आता है, यानी उसके साथ संपर्क साधने की एक नीति है। बांग्लादेश भारत के साथ इस कारण से अच्छे संबंध भी हैं। और इसके अलावा 2015 में दोनों देशों ने आपस में एनक्लेव का भी आदान प्रदान किया था और आपदा प्रबंधन को भी लेकर भी दोनों देश में समझौते हैं, थोड़ी फ्रेंडशिप भरा रिलेशन है। इस कारण से दोनों में कुल मिलाकर कहें तो अच्छे संबंध है। अब बांग्लादेश के बारे में हमने पढ़ लिया कि वहाँ पे किस तरह से लोकतंत्र आया और साथ में बांग्लादेश के भारत के साथ कैसे संबंध है। अब हम पढ़ेंगे नेपाल के बारे में कि नेपाल में कैसे लोकतंत्र आया। यानी कि हमने फर्स्ट 2 पढ़ ली हैं, एक पाकिस्तान पढ़ा और एक बांग्लादेश पढ़ा। इन दोनों में ही हमने पढ़ा कि यहाँ पे सैनिक शासन आया था, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी सैनिक शासन आया था। तो क्या जो हम नेपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पे भी क्या सैनिक शासन आया था? तो हमारा आंसर है नहीं, वहाँ सैनिक शासन नहीं था, वहाँ पे था राजतंत्र। जहाँ राजा का शासन होता है राजतंत्र कहते हैं। पहले राजा आएगा, फिर राजा का बेटा राजकुमार, फिर उसका बेटा राजकुमार, इस तरह से राजतंत्र चलता ही जाता है। जहाँ चुनाव करने की सुविधा नहीं होती है तो वो क्या कहलाएगा? राजतंत्र कहलाएगा। नेपाल में राजतंत्र था, सैनिक शासन नहीं आया था। नेपाल में लोकतंत्र किस तरह से स्थापित हुआ था हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और वहाँ पे पहले क्या था? वहाँ पे पहले था राजतंत्र, सैनिक शासन नहीं था, वहाँ पे राजतंत्र था। तो वहाँ पे राजतंत्र था और जो
लोकतंत्र समर्थक आंदोलन थे वो वहाँ पे चले ही जा रहे थे। लोकतंत्र समर्थक मतलब ये चाहते थे कि वहाँ पे लोकतंत्र आना चाहिए। तो वहाँ के राजा ने उनके दबाव में आके लोकतांत्रिक संविधान की बात को मान लिया। पहले वहाँ पे जो राजतांत्रिक संविधान था, संवैधानिक राजतंत्र था वहाँ पे, और वहाँ के राजा ने जो ये लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चल रहे थे उसको मान लिया और वहाँ के लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया। और वहाँ की जो संसद थी या फिर सरकार कह सकते हैं हम, वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसका जो कार्यकाल था वो बहुत ही छोटा था और बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा था, मुसीबत भरा था। अब इस तरह से तो थोड़ा ना लोकतंत्र चल पाते कि सरकार का जो कार्यकाल है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा कम है और बहुत सारी समस्याओं से भरा हुआ है, बहुत सारी मुसीबतें भी उसमें आ रही है। और वहाँ पे माओवादी आंदोलन भी चलने शुरू हो गए। माओवादी आंदोलन, अब जब वहाँ पे माओवादी आंदोलन चलने शुरू हुए तो माओवादियों ने अपना क्षेत्र बढ़ा दिया, अपने बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाने लगे। तो इस कारण से वहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया। त्रिकोणीय संघर्ष किस तरह से हुआ? पहला तो है राजा की सेना, दूसरे है लोकतंत्र समर्थक, और तीसरे हैं माओवादी। तो इन तीनों में संघर्ष शुरू हो गया जिसे कहा गया त्रिकोणीय संघर्ष। और 2002 में वहां के तत्कालिक राजा यानी जो भी उस टाइम में राजा थे उन्होंने जो संसद थी उसको हटा दिया, उसको एक बार निरस्त कर दिया। तो इस तरह से वहाँ पे जो बचा कुचा लोकतंत्र भी था, क्योंकि संसद को अब भंग कर दिया है, तो बचा कुचा थोड़ा सा बहुत भी लोकतंत्र था ना वो भी अब खत्म हो गया था, क्योंकि वहाँ पे संसद को भंग कर दिया गया था। लेकिन फिर भी वहाँ पे लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चलते रहे थे कि भाई लोगों को था कि लोकतंत्र यहाँ पे आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तो उन्होंने वहाँ के राजा पर दबाव डाला, भाई लोकतंत्र लाओ, लोकतंत्र लाओ। तो 2006 में जाकर वहाँ के राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर दिया, भाई अब यहाँ पे वापस से संसद आ चुकी है। और वहाँ पे संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन भी किया गया। बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि यहाँ पे जो नेपाल है उसका इतिहास राजा से जुड़ा हुआ है, यानी वहाँ पे पहले राजतंत्र था, यानी कि वहाँ पे पहले राजा था, तो वहाँ के संविधान में अलंकारिक रूप से राजा का पद होना चाहिए। तो कुछ चाहते थे अलंकारिक पद राजा का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी हो, वहाँ पे जो माओवादी संघर्ष थे, माओवादी थे, उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया था। वो कहते कि अब हम हिंसा नहीं करने वाले हैं। और 2008 में नेपाल में पूरी तरह से राजतंत्र खत्म हो गया था और 2015 में उन्होंने अपना संविधान बनाकर उसे अपना लिया था, उसे लागू कर दिया था। तो इस तरह से वहाँ पे जो राजतंत्र था वो खत्म हो गया था, क्योंकि पहले वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था और अब वहाँ पे फिर संविधान बनाया गया, राजतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया और 2015 में उन्होंने अपने संविधान को अपना लिया। तो इस तरह से था नेपाल के बारे में कि नेपाल में लोकतंत्र किस तरह से हुआ और यहाँ पे भी जन संघर्ष चलते रहे, लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चलते रहे और उन्होंने लोकतंत्र को आखिर में पा ही लिया। अब हम पढ़ेंगे नेपाल के साथ भारत के क्या संबंध है। तो भारत नेपाल संबंध ओवरऑल में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और इन दोनों के बीच में संधि भी हुई है। वो संधि कुछ इस तरह से हुई है, भारत और नेपाल के जो नागरिक है वो एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। वैसे अगर एक देश से दूसरे देश में जाना होगा तो पासपोर्ट वीज़ा चाहिए, लेकिन इसमें कोई संधि हुई है, उसके अंतर्गत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं बिना पासपोर्ट और वीज़ा के। लेकिन फिर भी थोड़े मनमुटाव आ ही जाते हैं। तो इनमें भी थोड़ी बात इसी तरह से भारत की कुछ नाराज़गी नेपाल से और नेपाल की कुछ नाराज़गी भारत से है, थोड़ी बहुत नाराज़गी, वैसे ओवरऑल अच्छा ही है। तो भारत का ये कहना है, पहला पॉइंट है,
पहला पॉइंट तो व्यापार को लेकर थोड़े मतभेद चलते ही रहते हैं। और दूसरा पॉइंट है, भारत की सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि जो नेपाल में माओवादी आंदोलन चले थे वो भारत की शांति के लिए खतरा थे, तो इस कारण से भारत को माओवादी आंदोलन से दूर रहना चाहिए। कुछ इस तरह का भारत के सामने समस्या आई थी माओवादी आंदोलनों से लेकर। और जो दूसरी समस्या है वो भारत की ये है कि भारत क्या है, नेपाल का दोस्त है। और नेपाल की अगर हम स्थिति देखें तो इधर वाली साइड क्या है, कौन है, यहाँ पे चीन है, फिर यहाँ पे नेपाल है, फिर यहाँ पे कौन आ गया, भारत। तो भारत और नेपाल में कौन सा रिश्ता है, दोस्ती भरा रिश्ता है। लेकिन भारत और चीन में देखा जाए तो दुश्मनी का रिश्ता है। लेकिन जो नेपाल है वो इसके साथ भी अच्छी तरह से बना के रखता है और इसके साथ भी अच्छी तरह से बना के रखता है। तो भारत इससे नाराज है कि नेपाल के चीन के साथ अच्छी मित्रता नहीं होनी चाहिए, नेपाल को चीन का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि चीन क्या है, भारत का दुश्मन है। इस कारण से भी भारत और नेपाल में थोड़े मतभेद पैदा हो जाते हैं। बस भारत और नेपाल के बीच में यही नाराज़गी है। इसके अलावा नेपाल की भी थोड़ी बहुत नाराज़गी भारत को लेकर है। पहली नाराज़गी ये है कि जो नेपाल की पनबिजली योजना है उस पर भारत की आंख है। पहली नाराज़गी तो ये हो गई। और दूसरी नाराज़गी ये है कि जो भारत है वो अपने इलाके से होकर उसे समुद्र तक नहीं जाने देता है। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे पहले नेपाल है और फिर ये पूरा इलाका किसका आ जाएगा, भारत का आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा समुद्र। तो अब नेपाल को अगर समुद्र तक जाना होगा तो वो इस तरह से जाएगा और बीच में क्या आएगा, भारत का इलाका आएगा। तो भारत उसे नहीं जाने देता है। तो ये नेपाल को अच्छा नहीं लगता है कि भारत उसे क्यों नहीं जाने देता है। तो वैसे ओवरऑल में देखा जाए तो सब कुछ अच्छा ही है। नेपाल के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं और बांग्लादेश के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं। चीन के साथ तो हमें पता ही है किस तरह के संबंध है। तो इस तरह से हमारी जो ये वीडियो थी, इस वीडियो के जितने भी 3-4 टॉपिक थे वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टॉपिक आगे कि श्रीलंका में पढ़ेंगे श्रीलंका में किस तरह से वहाँ पे ना ही सैनिक शासन था, ना ही वहाँ पे राजतंत्र था, वहाँ पे क्षेत्रीय संघर्ष चला आ रहा था। और जो श्रीलंका था उस क्षेत्रीय संघर्ष से कैसे निपटा, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और श्रीलंका के भारत के साथ कैसे संबंध है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।